Hello everyone, this is Prashant and today we are going to discuss about the fourth chapter of Science NCERT क्लास 10th बेस्ड। अगर आप क्लास 10th में हैं तभी यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी यूपीपीएससी या अदर एग्जामिनेशंस की जो तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जामिनेशन हो या कोई और एग्जामिनेशन हो, तो उनके लिए भी ये एक अहम रोल या अहम किरदार निभा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी का ही आजकल बेस पूछा जा रहा है एग्ज़ाम्स में। सो आइए फ़िलहाल शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। शुरुआत करते हैं फोर्थ चैप्टर की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की अगर बात करें तो हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि कार्बन क्या होता है या कार्बन है क्या। तो ये बात तो हम सबको अक्सर पता है जाहिर तौर पर कि कार्बन एक एलिमेंट होता है। इसके कलर की बात करें तो आप सभी को ये पता होगा कि इसका कलर काला होता है। अच्छा, अब छोटी सी बातें यहाँ पर कुछ लिखी हुई हैं। आइए ज़रा उन सारी बातों को एक एक करके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर इनके अलावा भी कोई और बातें हैं तो क्या बातें होंगी उनको भी हम जानेंगे। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है कार्बन इज़ अ वर्सटाइल एलिमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही है, कार्बन एक प्रभावी तत्व है। अच्छा, इन अर्थ्स क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जी हाँ, पृथ्वी की भूपर्पटी में कार्बन 0.02% मात्रा में मिनरल्स के रूप में यानी खनिज के रूप में उपस्थित है। पृथ्वी की भूपर्पटी में यानी ऊपरी क्रस्ट में 0.02% मात्रा में कार्बन उपस्थित है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है एग्ज़ाम में कि कितने प्रतिशत मात्रा में पृथ्वी में जो है कार्बन पाया जाता है, तो एनसीईआरटी ये दे रही है, ये बता रही है कि 0.02% पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाता है, तो मिनरल या खनिज के फॉर्म में पाया जाता है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं कि ये एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में केवल 0.1% ज़्यादा होता है। 0.03% हम एटमॉस्फेयर में कार्बन की अवेलेबिलिटी को देखते हैं। और किस फॉर्म में देखते हैं, तो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में देखते हैं। इसके अलावा हमें जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO के फॉर्म में भी मिल जाता है। आगे की बात करते हैं, यहाँ पर लास्ट जो है नॉर्मल पॉइंट दिया हुआ है बिल्कुल छोटा सा। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जितने भी सजीव संरचनाएं होती हैं, उन सभी सजीव संरचनाओं का आधार क्या होता है, तो दे आर कार्बन बेस्ड। वे सभी कार्बन आधारित होती हैं। यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट कंक्लूजन के तौर पर निकल कर आता है सामने, वो ये कि कार्बन जो जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उन सभी सजीव वस्तुओं में कार्बन अवश्य उपस्थित रहता है। ठीक। अच्छा, एक छोटी सी बात हम ये बता दें आपको अपनी तरफ से कि जो भी चीज़ें आपको काली दिख रही हैं, है ना, जैसे रबर, पत्थर को छोड़ करके, हालांकि कुछ पत्थर भी जो है कार्बन के ही कुछ फॉर्म्स से बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कार्बन की काली चीज़ें हैं, जैसे हमारा शरीर हो गया या हमारे शरीर पर बाल हो गए, है ना, तो ये सारी, भाई हमारा शरीर क्या है, वो सजीव की कैटेगरी में ही तो आता है, सजीव की श्रेणी में ही आता है, तो उसमें भी कार्बन है। हमारे शरीर के बाल क्या हैं, बाल निर्जीव अवस्था में तो होते हैं, लेकिन वो हिस्सा है हमारे सजीव शरीर का। इस वजह से वो उसमें भी क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। जिनको जलाने पर हमें काली राख मिले, कागज़ जलाया, कागज़ से हमें काली राख मिल जाती है, उसमें भी कार्बन है। जिनको जलाने से हमें कोल या कोयला या काली राख मिलती है, उसमें हमें कार्बन मिलता ही है। आगे की बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन जो हेडिंग है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कोई एक जो है मॉलिक्यूल है या कोई एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, और इनके बीच जब बॉन्डिंग एक बॉन्ड से हो, ठीक है, तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर हमारा कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड ए है, बी है, और इन दोनों के बीच केवल एक सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड बनता कैसे है, इसकी बात करते हैं। तो मान लिया हमारे पास एक एलिमेंट ए है,
और दूसरा एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर बी है। ए के पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ए को दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, तो उसने क्या किया, बी वाले से कहा, भाई साहब तुम्हारे पास एक है, तुम हमको दे दो, हमारे पास एक है, हम तुमको दे देंगे, हम भी स्टैब्लिश, तुम भी स्टैब्लिश। तो भाई साहब दोनों राजी हो गए। तो अब क्या किया, ए ने बी को दे दिया, ठीक, और बी वाले ने ए को दे दिया, है ना। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग से ए ने बी से ले लिया, एक बार फिर से देखें, ए ने किससे ले लिया, बी से। यहाँ इस तरीके से देखें, ए ने बी से जो है ये ले लिया और बी ने ए से ले लिया, ठीक। अब इन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, तो ए और बी के बीच कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दो, और दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बनना है, या ये जो सिंगल बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, आइए ज़रा वो समझते हैं। अब कार्बन की बात है तो भाई कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ये सबको पता है। अच्छा, यानी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक, शायद कहते हैं परमाणु क्रमांक 6 है। अब परमाणु क्रमांक 6 है तो परमाणु क्रमांक C6 जो है उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना, पहले में कितना, 2, दूसरे में 8 फिल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास बचा कितना है अब ये देखते हैं। तो 6 था, 6 में से हमने 2 भर दिया पहले कोश में। अब दूसरे कोश में हमारे पास भरने के लिए कितने बचे, तो 6 में से तो 2 चला गया, कितना बचा, 4, तो 4 के 4 हम भर देंगे। क्यों, क्योंकि हम हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अगर ज़्यादा होते तो इसमें और भी बच जाता। खैर, अब हमारे बाहरी सरफेस में या बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। ये 4 जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं कार्बन के बाहरी कोश में ही रहते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये स्थायित्व, ये मतलब कार्बन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर त्याग देता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है, ठीक। अच्छा, अगर ये ग्रहण करता है तो इसके न्यूक्लियस के लिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर ये लूज करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो इसमें क्या होता है कि बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इसमें रिक्वायर होती है, आवश्यक होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, है ना। अच्छा, यानी कि इसमें या तो ये त्याग करके कंपाउंड बना सकता है या फिर ग्रहण करके कंपाउंड बना सकता है। अच्छा भाई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट डज फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट डज, अतः ये कठिन है, फॉर एन एटम किसी एक एटम के लिए, ऑफ कार्बन के, टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, त्यागना और ग्रहण करना दोनों ही कार्बन तत्व के परमाणु के लिए मुश्किल होता है, कठिन होता है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू गेन एज वेल एज लूज इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया है उसकी बात करते हैं। कार्बन अटेन्स नोबल गैस, जस्ट मिनट, यस, कार्बन अटेन्स द नोबल गैस configuration by sharing its valence electrons with other atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine also show sharing of valence electrons. Formation of hydrogen, oxygen, nitrogen is shown as below. Okay, ठीक है। अब यहाँ हम समझते हैं कि जो ये वाला पॉइंट था ना, पहला पॉइंट, मतलब एक मिनट, आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये है ना, इसमें क्या दिया, इसमें सिर्फ इतनी बात दी है कि अगर कार्बन एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं
उनको इस्टेब्लिश करेगा, यानी 4 है या तो 4 त्याग देगा या फिर 4 ग्रहण कर देगा, है ना। अच्छा, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, है ना, ये सभी जैसे करते वैसे ही। अब आपको दो एग्जाम्पल सामने दिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक, अभी हम इनको थोड़ा और क्लियरली देखते हैं। हम बात करेंगे केवल हाइड्रोजन की पहले। ठीक, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ज़रा देखिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी हाइड्रोजन के बाह्य कोश में, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। भाई H2 था, हाइड्रोजन का एक पूरा हाइड्रोजन गैस का जो इस्टेब्लिश मॉड्यूल है वो क्या है, H1 है। अब देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, यहाँ एक मॉलिक्यूल, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसने क्या किया, इसके साथ शेयरिंग कर ली, ठीक, और इसने क्या किया, इसके साथ शेयरिंग कर ली। अब इस आप सबको पता है, ये बात आप सबने 9th में ही जान ली है कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व के बाह्य कोश में, या किसी तत्व के किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, अगर 2 है तब भी वो स्थायित्व है प्राप्त करेंगे, अगर 8 है तो भी वो अपना एस्टैब्लिशमेंट प्राप्त कर लेंगे, गेन कर लेंगे। अंडरस्टैंड। अब हाइड्रोजन ने देखो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किया ये, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर दिया इस तरीके से। तो क्या हुआ कि दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया, H सिंगल बॉन्ड H। ठीक, और इन दोनों सिंगल बॉन्ड से, यानी ये सिंगल बॉन्ड क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी वाले क्या कहेंगे, तो इसको हिंदी वाले कहते हैं सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉनों के आपस में जो शेयरिंग होती है ना, उनको हम सहसंयोजी आबंध के नाम से जानते हैं। अब उससे जो बंध बना उसे हम आबंध कहते हैं फिलहाल। अब देखते हैं, हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया, ठीक, या दूसरा हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन से एक बंध के द्वारा जुड़ गया। अब इनसे हमारा क्या बना, इनसे हमारा बना जो है वो H2 गैस मॉलिक्यूल। ठीक, आपने समझा। अब आगे की देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, ये है ना, ये चीज़ हमारी बन गई, जो आपको अभी लिख करके मैंने दिखाई ना, वो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक, अंडरस्टैंड, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। क्यों है, उसका कारण यह है कि ऑक्सीजन जो होता है उसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, इस बात को जानने के लिए हम इसका जो आबहाव प्रिंसिपल है उस पर जो है कर लें, या किसी भी तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। यहाँ एक तरीका मैं अपना रहा हूँ, वो 2 2 8 वाला है ना, जिसको मैजिकल नंबर्स भी कहते हैं। तो 2 भाई 8 है इनके पास, ठीक। अब 2 हम पहले में फिल कर सकते हैं, तो हमने 2 फिल कर दिया। अब बचे कितने ऑक्सीजन के पास, तो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हम सेकंड में कितने फिल कर सकते हैं, 8 फिल कर सकते हैं, तो हमने 6 के 6 फिल कर दिया। अगर हमारे पास 8 से ज़्यादा होता तो हम यहाँ 8 लिखते और जितना ज़्यादा होता वो आगे भर देते, लेकिन अब ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए हमने केवल 6 जो है इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में लिख दिए। अब देखो क्या कहता है हमारा रूल, ये कहता है कि किसी भी तत्व के किसी भी परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो उसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। लेकिन यहाँ तो ना तो 2 है ना ही 8 है, यहाँ है कितना, 6 है। यहाँ कितना है, 6 है। अब 6 है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 त्यागना उचित रहेगा या 2 लेना उचित रहेगा, तो जाहिर सी बात है 2 लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसी के लिए, इसी बात को समझने के लिए या इसी चीज़ के लिए ऑक्सीजन क्या करता है कि अपने आसपास किसी तत्व के किसी भी परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और लेने के बाद वह खुद इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ है,
ठीक, यहाँ भी देखिए 2, 2 और 2 जो जोड़ लो तो कितना हुआ 6 भाई, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ वाले की बात करें तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इधर के, सॉरी, ये कुछ ऐसे जो है ग्रहण कर लिया इस ऑक्सीजन ने। अब इसके पास कुल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब जब इसके पास 8 पूरे हो गए, इनने कहा भाई हमारे पास भी 2 नहीं है, तो यहाँ से इन्होंने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए कुछ इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ जो शेयरिंग हुई वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, वहाँ देखो पहले पेयर में 2, फिर दूसरे पेयर में 4। समझ में आ रही है बात? तो याद रखिएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो वहाँ कितने, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 4 शेयर कर गए तो 4 शेयर करने के बाद हमारा जो डबल बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में बना है। ठीक, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनते हैं। भाई ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर 2 शेयर हो गए तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और अगर और 2 शेयर हो गए तो भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन के केस में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन के केस में ये केवल डबल बॉन्ड बनाते हैं। ज़रा नीचे गौर फरमाएं और नीचे देखें यहाँ पर। ठीक, यहाँ देखिए कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना, और इस बॉन्डिंग की ही वजह से ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि इसमें 2 जो है ऑक्सीजन एटम के 2 मॉलिक्यूल ऐड हैं, तब जाकर के एक O2 फ्री गैसियस मॉलिक्यूल बना हुआ है। आगे की बात करते हैं। अब ज़रा देखिए, नाइट्रोजन की बात कर रहे थे ना, नाइट्रोजन में देखिए ये 3 है। ठीक, अच्छा आगे की बात करते हैं कि नाइट्रोजन के बाद चीज़ें और क्या हैं। तो इसमें पहली लाइन में ही आपको साफ तौर पर दिया हुआ है, क्या दिया है देखते हैं। यहाँ दिया है, इट इज एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 1 2 और 3। ठीक, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ट्राई मेकिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ H2O एंड CH4। भाई CH4 और H2O की बात कही गई है, तो मैं आपको यहाँ पर CH4 का जो है स्ट्रक्चर बनवा करके दिखाई दे रहा हूँ। H2O का आप बना लेंगे। ठीक, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। यह बात आपको परमाणु क्रमांक या जो है पता चल चुकी है कि आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करना है। अगर हम CH4 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, CH4। तो अगर हम CH4 की बात करें तो CH4 की बात करने में हमें 2 तत्व मिलेंगे, दिखेंगे। पहला कार्बन और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन। ठीक, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, और 6 में पहला होता है 2, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और अंतिम कोश में 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और बाह्य कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे क्या, इसके चारों ओर हम कितने लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 और 4, ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना है, 4 है भाई साहब, 1 और यहाँ थोड़ा सा नीचे हम लिखे दे रहे हैं यहाँ। ठीक, 2 3 और यहाँ हम लिखे दे रहे हैं 4। अब इनके पास एक जो है इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, ये देखिए हाइड्रोजन के पास देखो भाई साहब, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन कम है, 1 कम है। भाई या देखिए स्थायित्व कैसे प्राप्त करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 होंगे तभी हम स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के पास कितने कम है, 1। तो भाई साहब ये हाइड्रोजन जो है 1 कार्बन से ले लिया,
कुछ इस तरीके से इन्होंने भी ले लिया, कुछ इस तरीके से इन्होंने भी ले लिया, और कुछ इसी तरीके से इन्होंने भी ले लिया। ठीक है। अच्छा, कार्बन के पास कितना है? 4 है। तो 4, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई 4 रुपये आपसे ले लेगा तब आसान रहेगा, या कोई 4 रुपये आपको दे देगा तब आसान रहेगा? आप क्या करना ज़्यादा समझोगे? मान लिया आपके पास केवल 4 ही रुपये है और आपको आपकी कोचिंग से, आपके स्कूल से घर जाना है, तो 4 रुपये की बजाय 8 रुपये लगने हैं, तब आप क्या करोगे? क्या आपको घर पहुंचने के लिए वो 4 रुपये भी खो दोगे, या मैं आपको 4 रुपये दूं तो वो 4 रुपये आप ले लोगे? है ना? तो आप मेरे हिसाब से 4 रुपये ले लोगे और अगले दिन वापस कर दोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप वापस करने वाले बच्चों में से हो, और आप वापस ज़रूर करोगे। अच्छा, तो ठीक है भाई, वापस कर देना तो ठीक है, नहीं तो हम मांगेंगे नहीं, लेकिन मांग भी लेते हैं हम कभी कभी, है ना। खैर, वो सब बातें छोड़ते हैं, वापस आते हैं। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन और ले लेगा। किससे लेगा? तो यहाँ देखो, एक यहाँ से लिया, और दूसरा इधर चलाया, इधर से ले लिया, और तीसरा ये वाला लिया, चौथा यहाँ से लेगा, और फिर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। समझ में आई बात? अब कार्बन की जो स्ट्रक्चर बनी, बीच में कार्बन, इधर 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 और इधर, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है। समझ में आ रही बात? अब देखो, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कोई डबल बॉन्ड है नहीं है, तो ये C हो गया एक, और H कितना है? 1 2 3 और 4, यानी 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन। तो हमारा फाइनली कंपाउंड क्या बन गया? CH और 4। समझ में आ रही बात? ये बात है CH4 कैसे बनता है, ये CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, अब हमने देखा कि हमारे पास चीज़ें कैसे शेयर होती हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कहा जा रहा है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात आपको पहले ही बता दी हमने कि इलेक्ट्रॉन के एक पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके बीच? किसी भी 2 एटम के बीच में अगर हो तो हम उनसे बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, आबंध कहते हैं, है ना। आगे की बात करते हैं। कोवैलेंटली bonded molecules have low melting power, low melting and boiling point because of comparatively weaker intermolecular forces unlike ionic compounds। अच्छा भैया, आओ जरा सुनते हैं। कोवैलेंटली बाउंडेड मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं, जो भी चीज़ बनता है कोवैलेंटली, जैसे अभी CH4 बना, उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होगा। क्यों कम होगा और किससे कम होगा, तो इसकी भी बात करेंगे। तो ये कम होगा कंपैरेटिवली वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा। ठीक, अनलाइक आयोनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं ले लें, हाँ बस हम इधर आते हैं थोड़ा सा, हमने मान लिया, ले लिया CH4। ठीक, अब CH4 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि ये किससे बना है? कोवैलेंट बॉन्ड से। अच्छा, क्यों? और क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में हमारा जो है ये क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, ये देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कमज़ोर होता है। ठीक, लेकिन अगर यही कहा जाए कि हमारे पास NaCl हो, क्या हो? NaCl, तो NaCl में क्या हो जाएगा? ये आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं। किससे बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं। ठीक, तो आयोनिक, इसके पास जो बॉन्डिंग होगी, इसका जो मेल्टिंग पावर और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। किसकी अपेक्षा? CH4 की अपेक्षा। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा,
अगला पॉइंट है दीज मॉलिक्यूल्स हैव जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। बहुत इजी बात कही गई है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके जो बनते हैं जो है कोवेलेंटली बॉन्ड के थ्रू, उसमें वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, जिसके कारण कोई भी चार्ज फॉर्म नहीं होता है। यानी अब पुअर कंडक्टर क्या है भाई, देखिए बहुत ही सिंपल है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो होता है वो सिर्फ इतना है कि उसमें बहुत कम मात्रा में विद्युत एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ रही बात? और अगर ऐसा है तो वो पुअर कंडक्टर है। ठीक, आगे की बात करते हैं। अब वर्सेटाइल नेचर है, तो वर्सेटाइल नेचर की अगर हम बात करें जल्दी से, तो वर्सेटाइल नेचर में हमें चीज़ें समझनी है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इनेबल कार्बन टू फॉर्म इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, यानी दो ऐसी चीज़ें हैं कार्बन के पास जिसके कारण कार्बन ज़्यादातर चीज़ें या कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है। अब वो क्या है, तो उसमें से पहला है कैटनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंसी। अच्छा, कैटनेशन नीचे दिया गया है इसलिए हम उसको जल्दी से समझते हैं, और टेट्रावैलेंसी भी है तो उसको भी समझ लेंगे अभी। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटनेशन। Like carbon silicon forms compounds with hydrogen up to 7 or 8 atoms of silicon। खैर, जैसे कार्बन भाई की प्रॉपर्टी, कार्बन एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। एक कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ जल्दी फॉर्मिंग हो जाती है, बॉन्डिंग जल्दी हो जाती है ना। यही बॉन्डिंग का जो प्रॉपर्टी है या जो गुण है ना, ये गुण ही कार्बन के एटम का क्या कहलाता है, यहाँ दिया हुआ है, कैटनेशन कहलाता है। ठीक, आगे की बात करते हैं। अब टेट्रावैलेंसी क्या होता है? टेट्रावैलेंसी का मतलब सिंपल सा यही है, किसी भी तत्व के अंत में, या अंत का मतलब बाह्य कोश में चार इलेक्ट्रॉन अगर शेष हैं तो उसके पास टेट्रावैलेंसी नेचर होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए आप, यह भी having the valency of 4 carbon atom is capable of bonding with atoms of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and other elements। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन एटम इस कैपेबल, कार्बन एटम क्षमित है या कार्बन की क्षमता में आता है बॉन्डिंग विद, बॉन्ड बनाना किसके साथ, तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और डॉट डॉट डॉट, आप समझ रहे हैं, जो जो लिखा हुआ उसके साथ ये बना लेता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब, टेट्रा का मतलब 4 और वैलेंसी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी, बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। लेकिन अगर 4 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहें, 4 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रहें तो वो क्या कहलाते हैं, टेट्रावैलेंसी। समझ में आ रही बात? अच्छा, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ही चीज़ें छोटी सी दी हुई है। द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम्स इनेबल्स इट्स न्यूक्लियस, यहाँ थोड़ा सा गलत है, इट्स न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ electrons strongly, thus carbon compounds are very stable in general। The smaller size of carbon atom enables nucleus to hold। कार्बन एटम का छोटा साइज इसके न्यूक्लियस को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल करने में अधिक सहायता करता है, जिसके कारण यह किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया करके आसानी से पूरी तरीके से या ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है। आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। उससे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा यौगिक जिसमें केवल 2 एलिमेंट हो, पहला तो खुद कार्बन हो और दूसरा H फॉर हाइड्रोजन।
अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके कोई यौगिक बना तो वो हाइड्रोकार्बन होगा। एक बार फिर से, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन यौगिक। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं संरचना के आधार पर। तो ये कितने प्रकार के? 2, सैचुरेटेड यानी संतृप्त और अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। पहला हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त आधा पाता है ना, 1 मिनट, संतृप्त है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त, संतृप्त, ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रही बात? हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन, 2 कार्बन के बीच अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा? संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर एक से ज़्यादा, चाहे 2 हो या 3 हो, तो वो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं दोनों, ठीक है? ज़रा समझेंगे, लेकिन आज नहीं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड द थिंग्स इन दिस वीडियो, और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में हैं और पढ़ना चाहते हैं, है ना, और हमारा पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, उनको तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और जो मान लिया अगर आप पेड क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। अच्छा, एक बात और है, कल मुझे शायद सुगंधा का मैसेज मिला था, सुगंधा और कुछ एक और नाम था, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि YouTube पर वीडियो काफ़ी स्लो लैंग्वेज में है, या बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, रुक रुक करके वीडियो चल रहा है। तो उसका कारण या तो नेटवर्क इशू है पहला, या फिर मैंने अभी देखा नहीं है, मैं उसको ज़रूर देखूंगा, या फिर मैंने जब अपने स्टाफ में, टेक्निकल स्टाफ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वीडियो यूट्यूब पर जो अपलोड किया गया है वो वीडियो पॉज देकर अपलोड किया, ऑटो पॉज के साथ अपलोड किया गया है, जिसके कारण वीडियो में बीच बीच में थोड़ा सा गैप अपने आप आया है, जिससे कि समझना आसान हो सके। तो वो आपके लिए ही प्रॉफिट में है, आपके ही फ़ायदे में है। और YouTube पे वीडियो इसलिए अवेलेबल है, यहाँ तो आप 1 साल तक वीडियो देख सकते हैं भाई, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए कोर्स वैलिड रहेगा। लेकिन YouTube पर ये वीडियोस हमेशा अपलोड रहेंगे, है ना, एक बार अपलोड कर दिया आप ज़िंदगी भर उनको देखते रहेंगे। अंडरस्टैंड? फिलहाल मिलते हैं हम आपसे, और अगर कोई और समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपका जो है आपके क्वेश्चंस का या जो अदर चीज़ें हैं उनका हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।